हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपनी कंप्यूटर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो आपको मदद करता है आपके कंप्यूटर चलाने में। ऑपरेटिंग सिस्टम ही मदद करता है कि आप अपना हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर में, उसे ऑपरेट कर पाए और आप अपना कंप्यूटर चला पाए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंट्रोल बेसिक ऑपरेशन एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो मान आपके अगर कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अपना कंप्यूटर चला ही नहीं सकते। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप उसमें एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप में विंडो होगा, अगर आपके पास एप्पल का होगा तो आपके पास मैक ओएस होगा। ठीक है। वैसे ही आपके मोबाइल में जो होता है वो एंड्रॉयड होता है, ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो सिंपल भाषा में समझे तो हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मेन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प कंप्यूटर वर्क्स एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द मशीन। अगर आपको अपनी मशीन के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसमें कौन हेल्प करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के लिए कौन कौन से होते हैं? जैसे विंडो हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ये सब जो है कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल के लिए जैसे एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया। ठीक है। या फिर क्रोम ओएस, यूनिक्स, हार्मोनी ओएस। ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये जो बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो, मोस्टली यही यूज होता है। जिनके पास एप्पल होता है वो मैक ओएस, फिर लिनक्स। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। और जो क्रोम बुक आती है इसमें क्रोम ओएस यूज होता है। ठीक है, एंड्रॉयड, आईओएस, यूनिक्स या बीएसडी। ये कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो पहले कंप्यूटर आते थे उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, मतलब जब पहली बार कंप्यूटर बने थे, नए नए कंप्यूटर बने थे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। तो उसमें जैसे स्विच होते थे, पंच कार्ड होते थे, पेपर टेप होते थे, इनका यूज किया जाता था काम करने के लिए, प्रोसेस या प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है। उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुए मेनली 1950 के आसपास डेवलप होना शुरू हुए। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईबीएम ने बनाया था। वो था जीएमएनएनए। ठीक है, इनपुट आउटपुट। और ये जो है जनरल मोटर्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जनरल मोटर्स द्वारा बनाया गया था फॉर आईबीएम के जो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर उसके लिए। आईबीएम का जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसके लिए। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? डॉक्टर गैरी किडल। ठीक है, डॉक्टर गैरी किडाल को हम लोग फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद 1969 में यूनिक्स ने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ओएस। ठीक है, ये एएनटी लैब ने बनाया था। और इसके पीछे थे कैम थॉमसन और डेनिस रिची। इनने जो है यूनिक्स बनाया था। उसके बाद 1985 में विंडो आया। 1985 में विंडो आया। और 1991 में जो है लाइनक्स आया। 1991 में लाइनक्स आया जिसे लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया था। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। तो पहला आता है जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पुराने आपके ओएस होते थे, पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जब पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम बनना शुरू हुए थे, तो उनमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। होता क्या है, देखिए उसमें होता क्या है कि बैच, ठीक है, बैच में क्या होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम या बहुत सारे प्रोसेस जो हैं एक साथ ग्रुप कर दिए जाते हैं। एक साथ क्या कर दिए जाते हैं? ग्रुप किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, उन्हें एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा। जैसे जॉब वन में बहुत सारे प्रोसेस ग्रुप कर दिए जाएंगे, जॉब वन है, जॉब टू है। ठीक है, इन सबका बैच बना दिया जाएगा। और उस बैच को वो है सीपीयू पर डाल दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे कामों को एक का बैच बना दिया जाएगा और उस बैच को सीपीयू में डाला जाएगा। ठीक है, उस बैच को सीपीयू में डाला जाएगा। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ग्रुप सिमिलर जॉब इनटू बैचेस एंड एग्जीक्यूट देम वन आफ्टर अनदर ऑटोमेटिकली विदाउट रिक्वायरिंग एनी डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो इसमें जो सिमिलर टाइप के जॉब होते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोसेस होते हैं, उनका बैच बना दिया जाता है और उन्हें फिर एक साथ सीपीयू में डाला जाता है। इसमें आप बीच में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप यूजर जो है इंटरेक्शन नहीं कर सकता कि जो है बैच को रोक दे या कोई प्रोसेस को रोक दे। एक बार वो बैच बन के सीपीयू में चला गया तो जब वो खत्म होगा तभी आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आप बीच में नहीं रोक सकते उसे। उसका बैच बन जाएगा और फिर आप बीच में उसे रोक नहीं सकते, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते।
यूजर सबमिट जॉब्स टू द कंप्यूटर ऑपरेटर, द ऑपरेटर कलेक्ट जॉब्स एंड ग्रुप देम into the batches based on the requirement. OS process each batch sequentially and result are written later not instantly. ठीक है, एक बैच बना दिया जाएगा, फिर सारे बैच जो उस सारे बैच का काम हो जाएगा तब आपको रिजल्ट दिखेगा इसका। आप बीच में इसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यूजर जो है बीच में रोक नहीं सकता। नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड सीपीयू। ठीक है, तो ये पहले यूज होता था, अब जो है यूज ज्यादा नहीं होता ये। ठीक है, ये जो है पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए थे नए नए, ठीक है, जब पहली बार बने थे उनमें ये यूज होता था ये। फिर आता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मतलब है कि एक ही सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है, तो और उनके सबके अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग टाइम, एक छोटा सा टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा। सबको अलग अलग छोटा सा टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए ये काम कर रहा है, ये एक्टिव स्टेट है, इसमें काम चल रहा है, इसके लिए थोड़ी देर काम चला, फिर ये इस पे आ गया का, ठीक है, यूजर 6 वाला काम होने लगा, फिर यूजर 1 पे आ गया, फिर यूजर 2 पे आ गया, तो सबके लिए एक टाइम शेयर्ड है। ठीक है, फिर यूजर 5 पे आ गया। तो टाइम शेयरिंग क्या होता है कि हर बार हर जॉब जो है, हर प्रोसेस है जो है, उसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और उसी के बीच में स्विच होता रहता है, उसी के बीच में स्विच होता रहता है, और इतनी तेज स्विच होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका काम चल रहा था, कब बंद हो गया, फिर दोबारा चालू हो गया। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग OS allow multiple user to work simultaneously by giving each one a time slice of CPU। हर काम को एक टाइम स्लाइस दे देगा, मतलब छोटा सा एक टाइम दे देगा कि इतनी देर ये काम चलेगा, फिर स्विच कर जाएगा, फिर थोड़ा काम दूसरा वाला होगा, फिर स्विच कर जाएगा। तो इसमें यही होता है टाइम शेयरिंग में। सीपीयू स्विच रैपिडली बिटवीन यूजर, सीपीयू जो है हर प्रोसेस में स्विच करता रहता है। स्विचिंग इज सो फास्ट दैट ईच यूजर फील दैट दे हैव अ डेडिकेटेड मशीन। ठीक है, स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका काम रुका ही नहीं, चल ही रहा है, लेकिन उतनी देर में सीपीयू 2-3 बार स्विच कर देगा बाकी कामों के बीच में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे यूजर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और सीपीयू भी इसमें खाली नहीं बैठेगा, क्योंकि वो स्विच करता रहेगा एक दूसरे काम के बीच में। तो ये होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जैसे लाइनक्स हुआ, यूनिक्स हुआ, ठीक है, ये सब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं। ये सब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट है। ठीक है, मुल्टिक्स हुआ, ये पुराना टाइम शेयरिंग सिस्टम था। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, सिक्योरिटी चैलेंज होता है, जब बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना, तो सिक्योरिटी चैलेंज आता है। और दूसरा, इतने सारे जब कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो हार्डवेयर कॉस्ट भी हाई होगी, इसका डिसएडवांटेज भी है। अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज मल्टीपल कंप्यूटर एंड मेक देम बिहेव लाइक वन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक ही साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़ के एक जैसा कंप्यूटर जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3-4 कंप्यूटर एक साथ जुड़ गए और वो एक ही कंप्यूटर से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं और ये एक तरीके से सिंगल कंप्यूटर की तरह बिहेव करेंगे, सिंगल कंप्यूटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो मैनी कंप्यूटर कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क, सारे कंप्यूटर एक साथ नेटवर्क कनेक्ट हो गया और इनमें सारा काम डिवाइड हो जाएगा। जो काम है ये एक सिंगल कंप्यूटर की तरह वर्क करेंगे और इस सारे कंप्यूटरों में आपस में काम डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें फायदा क्या है? मान लीजिए कंप्यूटर 4 फेल हो गया, तो बचा हुआ काम जो है बाकी 3 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगर इसमें कोई कंप्यूटर फेल भी हो जाता है ना, तो दिक्कत नहीं होगी, बाकी बाकी के बचे कंप्यूटर काम को डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो काम है आपस में डिवाइड किया कर दिया जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं और वो एक कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और सारा काम उनके बीच में जो है डिवाइड कर दिया जाता है। और मान लीजिए कोई कंप्यूटर फेल भी होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बचा काम बाकी बचे कंप्यूटर में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या हो गया? मैनी कंप्यूटर वर्क एज अ वन सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें स्पीड अच्छी होती है और रिसोर्स शेयरिंग के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल जैसे लोकस, अमीबा ओएस, गूगल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, आप ऐसा समझिए, रियल टाइम में
पहली बात तो इसमें स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होती है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें जैसे आपने इनपुट दिया तो आपको आउटपुट जो है तुरंत मिलना चाहिए। आपने जैसे ही इनपुट दिया तो बिना टाइम डिले के आपको आउटपुट मिलना चाहिए इन अ रियल टाइम, इन अ रियल टाइम, उसी टाइम मिल जाना चाहिए। इसी का मतलब हुआ रियल टाइम, मतलब टाइम लिमिट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, बहुत टाइम लिमिट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके दो टाइप होते हैं, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। मतलब समझते हैं, देखिए, हार्ड रियल टाइम मतलब होता है कि जो टाइम होता है ना उसमें डिले नहीं होना चाहिए, कोई भी डिले नहीं होनी चाहिए टाइम में। इनपुट दिया आपने और तुरंत आपको आउटपुट मिलना चाहिए, कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। जो डेडलाइन होती है ना वो प्रिसाइजली मेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हल्का से भी डिले हुआ तो बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, जैसे एयरप्लेन कंट्रोल सिस्टम या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट है। ठीक है, तो अगर इनके सॉफ्टवेयर में हल्का से डिले हो गया तो काफी बड़ा डैमेज हो सकता है। मान लीजिए एयरप्लेन का कंट्रोल सिस्टम है, इसमें बहुत छोटा सा डिले हो गया इसके सिस्टम में तो एक्सीडेंट का खतरा है। वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर का खतरा में या फिर मेडिकल इक्विपमेंट में अगर अगर मशीन ने डिले कर दिया तो जान का खतरा है। इसलिए इसे कहते हैं हार्ड रियल टाइम, क्योंकि डेडलाइन इसमें जो है बहुत प्रिसाइसली होनी चाहिए, मतलब कोई भी डिले नहीं हो सकता इसमें, इसलिए इसे हार्ड टाइम ओएस कहते हैं। सॉफ्ट टाइम में क्या होता है कि थोड़ा मोटा डिले डिले चलेगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये, इतना टाइम को लेके इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये, हल्का फुल्का डिले चलेगा इसमें। जैसे ऑडियो हो गया, गेमिंग हो गया, मोबाइल फोन हो गया, अगर इसमें आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट थोड़ा हल्का सा 2-3 सेकंड लेट भी मिलेगा ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई डैमेज का खतरा नहीं है। तो उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। ठीक है, तो रियल टाइम जो ओएस होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, हाईली रिलायबल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, हाईली रिलायबल होते हैं, और ये स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट फॉलो करते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट इसमें मैटर करती है। अब आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वही सिस्टम है जैसे आप लोग अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते होंगे, तो आप मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, उसी के साथ आपने पीपीटी खोल ली या फिर आपने ईमेल खोल लिया। ठीक है, और फिर पीछे आपका म्यूजिक भी चल रहा है, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपके विंडो है, लाइनक्स हुआ, ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे एक बीच मेन सर्वर है और इसके साथ आपके बहुत सारे यूजर कनेक्टेड है, वन यूजर, यूजर टू, यूजर थ्री। ठीक है, ये मेन कंप्यूटर है, ये सर्वर जो है मेन कंप्यूटर है और इसके साथ बहुत सारे यूजर कनेक्टेड है। तो ये हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर एक मेन सर्वर होता है और उसके साथ जो है बहुत सारे आपके यूजर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यूनिक्स का सर्वर हो गया, लाइनक्स का सर्वर हो गया, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो वो समझ लीजिए, जैसे कोई बहुत बड़े सर्वर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे का सर्वर है, आप रेलवे ट्रेन बुकिंग करते हैं तो इसमें बहुत सारे यूजर आते हैं ट्रेन बुक करने, या बैंकिंग सर्वर है। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां बहुत सारे यूजर उस सर्वर पर जाके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जाते हैं आते हैं हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखिए, आपके कंप्यूटर में विंडो होता है या फिर लाइनक्स या फिर मैक ओएस होता है, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, लेकिन आपके और भी जैसे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, कार सिस्टम हो गया। ठीक है, एटीएम मशीन हो गई, तो इनमें भी तो अलग अलग सॉफ्टवेयर पड़ते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है और उनका काम फिक्स होता है, उनका काम एक काम उनका फिक्स होता है। जैसे वॉशिंग मशीन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो कपड़े धोने का वाला काम करेगा, एटीएम वाला होगा जो पैसे निकालने वाला काम करेगा, इनके काम फिक्स हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो इन्हें कहेंगे हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है स्मार्ट वॉचेस, एटीएम मशीन, माइक्रोवेव कंट्रोलर, ये सब क्या है, ये सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं, ये सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं।
ठीक है, ये फास्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ये ज़्यादा मतलब मेमोरी नहीं खाते हैं और ये फास्ट भी होते हैं। ठीक है, और लिमिटेड फंक्शन होता है इनका, जिस काम के लिए बनाए जाते हैं उसी वही काम करते हैं ये। अब आते हैं हम लोग नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू कनेक्ट एंड शेयर रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि आप मल्टीपल कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, आपस में कनेक्ट कर गए नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, और अपनी फाइलें और अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं और फाइल शेयर कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर, ये रहा पीयर टू पीयर, और एक होता है क्लाइंट सर्वर। देखते हैं हम लोग, देखिए ये है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क टाइप, और ये है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर का मतलब समझ लेते हैं। देखिए पीयर टू पीयर में क्या होता है कि ये एक एक है, ये दो यूजर है, ये तीन है, ये सब लोग आपस में कनेक्टेड है, इसमें कोई मेन नहीं है, इसमें कोई भी मेन नहीं है, ये सब लोग आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में बात कर सकते हैं, आपस में फाइलें भेज सकते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये इंटरनेट के थ्रू नेटवर्क से कनेक्टेड है, किसी भी तरह से कनेक्टेड है ये। ठीक है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, और ये आपस में रिसोर्सेज फाइलें शेयर कर सकते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पीयर टू पीयर, इसमें कोई मेन कंप्यूटर नहीं है। वही सर्वर और क्लाइंट में क्या होता है, इसमें एक मेन सर्वर होता है, उसके थ्रू सारे चीज लोग कनेक्टेड होते हैं। देख देख रहे हो आप, इसमें आपस में नहीं कनेक्टेड है, ये लोग देखो आपस में नहीं कनेक्टेड है, ये एक मेन सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक मेन सर्वर से कनेक्टेड है, तो वो कौन सा हो गया, ये क्लाइंट सर्वर हो गया, जहां आप एक किसी मेन सर्वर से कनेक्ट होते हैं। और पी टू पी में क्या होता है कि ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो पी टू पी का जो है, जैसे मान लीजिए कोई होम नेटवर्क हो गया आपका, आपने चार पांच कंप्यूटर को मिला के एक नेटवर्क बना लिया, आपके घर में चार पांच कंप्यूटर सबको नेटवर्क बना लिया, तो आपस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस में भी कर सकते हैं ये काम। ठीक है, ये ऑफिस में भी कर सकते हैं। और ये सर्वर जैसे आप अपने लोग इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल सर्वर यूज करते हैं, गूगल सर्वर यूज करते हैं, तो वहां ये काम होता है, बहुत सारे क्लाइंट एक सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। तो पीयर टू पीयर में क्या होता है, सबके पास इक्वल पावर होती है और इक्वल स्टेटस होता है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई मेन कंप्यूटर नहीं है इसमें, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता है पीयर टू पीयर में, कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है। हर कंप्यूटर अपने आप कनेक्ट होता है और वो एक दूसरे से फाइल कम्युनिकेट कर सकता है और फाइल ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, फाइल ट्रांसफर कर सकता है। ये एक बहुत एक तरीका सिंपल नेटवर्क होता है, एक स्मॉल ग्रुप के लिए ये सिंपल नेटवर्क होता है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी वीक होती है लेकिन इसका सेटअप आसान होता है, इसे लगाना आसान है, लो कॉस्ट है, लेकिन इसकी थोड़ी सिक्योरिटी वीक है। ठीक है, तो ये हो गया पीयर टू पीयर। अब जैसे हम लोग आते हैं क्लाइंट सर्वर पे, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, मैंने बताया ना कि इसमें एक मेन सर्वर होता है और बाकी सब उससे कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, इसमें एक कंप्यूटर जो है सर्वर की तरह एक्ट करेगा और बाकी क्या करेंगे, क्लाइंट की तरह एक्ट करेंगे। तो सर्वर होगा, जो मेन सर्वर होगा, वही सारा डाटा स्टोर करेगा, वही यूजर को मैनेज करेगा और वही कंट्रोल, जो रिसोर्सेज है उन्हें कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जैसे ऑफिस में, स्कूल्स में ये हो सकता है कि एक मेन सर्वर हो और उससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको विंडो सर्वर भी हो सकता है, लाइनक्स का सर्वर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी तो अच्छी रहती है लेकिन ये लगाना एक्सपेंसिव होता है, इसे लगाना थोड़ा सा महंगा होता है, और इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है क्योंकि एक सर्वर है बीच में, तो ये सेंट्रलाइज कंट्रोल है। पीयर टू पीयर में सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, पीयर पीयर में सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है क्योंकि इसमें कोई सर्वर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देख लिया पीछे, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग थोड़ी और बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। देखिए आपके कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मान लीजिए विंडो है या फिर लिनक्स है या फिर मैक ओएस है। ठीक है, ये सब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। ठीक है, तो इनके कुछ कंपोनेंट की वजह से हम लोग बात कर लेते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये जैसे आपका हार्डवेयर हो गया कंप्यूटर का, आपके हार्डवेयर में जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये जो भी कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड में लगे हुए हैं वो मान लीजिए आपके हार्डवेयर हो गए। अब आपको काम कराना है उस हार्डवेयर से, किसी से कुछ काम कराना है,
ठीक है। तो पहले आप कैसे कनेक्ट करेंगे उस हार्डवेयर के थ्रू, और ये अब यहाँ यूजर बैठे हैं, ये आप यूजर बैठे हैं, आपने एप्लीकेशन खोली, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपने खोली, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो एप्लीकेशन जाएगी सेल के पास। सेल क्या होता है? यूजर इंटरफेस। सेल क्या होता है? यूजर इंटरफेस, जो आपको प्रोवाइड कराता है कि आप क्लिक कर सकें, आप कोई एप्लीकेशन खोल सकें। वो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है आपको एक तरीके से। जब आप वहां पर जाके उस चीज को क्लिक करेंगे, खोलेंगे, तो वो सेल के थ्रू खोल पाएंगे, क्योंकि सेल है यूजर इंटरफेस। जब आप सेल को निर्देश देंगे कि हमें ये काम करना है, तो वो किसे बताएगा? कर्नल को। और कर्नल ही मेन पार्ट होता है, कर्नल मेन पार्ट होता है, कर्नल ही सबको संभालता है। ठीक है। ओएस का जो मेन पार्ट क्या होता है? कर्नल। कर्नल फिर जो है निर्देश देगा किसे? हार्डवेयर को। कर्नल किसे देगा? कहेगा हार्डवेयर से कि ये काम होना है। तो फिर से समझिए, आप यूजर हैं, यूजर जाएगा एप्लीकेशन के पास, फिर जाएगा शेल के पास, ठीक है, शेल के थ्रू आप यूजर कनेक्ट कर पाएगा। शेल जो है कर्नल से कहेगा कि ये काम होना है। कर्नल जो है सब कुछ मैनेज करता है, कर्नल जो है ओएस का ब्रेन है, वही सब मैनेज करता है, वो हार्डवेयर को बताएगा कि क्या काम करना है। ठीक है। तो यूजर, एप्लीकेशन, फिर सेल, फिर कर्नल, और फिर हार्डवेयर। हार्डवेयर को कौन मैनेज कर रहा है? हार्डवेयर, मेमोरी, इन सबको कौन मैनेज कर रहा है? कर्नल। तो मेन पार्ट क्या हो गया ओएस का? कर्नल। ये ब्रेन हो गया ओएस का। शेल क्या हो गया? ये यूजर इंटरफेस हो गया। ये क्या हो गया? यूजर इंटरफेस। अभी बता रहे हैं, इसे पूरा एक एक करके दोनों को समझेंगे। ठीक है। तो पहले कर्नल समझते हैं। ठीक है। तो कर्नल मैंने क्या कहा? कर्नल मेन कोर पार्ट होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओएस का कोर पार्ट होता है कर्नल। ठीक है। कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है। आप ये समझ लीजिए कि कर्नल का मतलब है कि आप जो है कंप्यूटर को जितना ये सब कंप्यूटर की मेमोरी मैनेज करना, कंप्यूटर को सीपीयू मैनेज करना, डिवाइस मैनेज करना, ये सब काम किसका है? ये सब काम कर्नल का है। ठीक है। तो ओएस का जो ओएस के अंदर जो मेन कोर पार्ट होता है वो होता है कर्नल। तो कर्नल को हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। क्योंकि यही हार्डवेयर से कनेक्ट करता है, यही हार्डवेयर को बताता है कि कौन सा काम करना है। आप कोई भी काम कंप्यूटर को देंगे ना, तो कर्नल ही जाके बताएगा कि कौन सा काम करना है हार्डवेयर को। तो जब आपका ओएस लोड होता है, जब आप कंप्यूटर खोलते हैं और जब आपका ओएस लोड होता है, तो पहला पार्ट जो होता है वो कर्नल ही लोड होता है, और जब आप बंद करते हैं तो लास्ट पार्ट जो रुकता है वो भी कर्नल ही होता है। तो ये क्या करता है? सीपीयू मैनेज करता है, मेमोरी मैनेज करता है, जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस है उन्हें मैनेज करता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर में उन्हें एलोकेट करता है। ठीक है। तो आप समझ लीजिए आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर में जो कनेक्शन बनाता है वो कर्नल है। ठीक है। वो कौन है? कर्नल। अब कर्नल बहुत सारे टाइप के होते हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस किस टाइप के कर्नल होते हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, तीन टाइप के कर्नल होते हैं। पहला आता है मोनोलिथिक कर्नल, फिर आता है मैक्रोलिथिक कर्नल, फिर आता है हाइब्रिड कर्नल। देखिए, मोनोलिथिक कर्नल में क्या होता है कि ये एक बड़ा सा कर्नल होता है, एक ओएस हो गया, उसका जो कर्नल है बहुत बड़ा है, और सारे काम जो है उस कर्नल के अंदर ही चल रहे हैं। सारा वर्क जो है, सारे प्रोसेस जो है उस कर्नल के अंदर चल रहे हैं। तो उसे कहते हैं मोनोलिथिक। मोनो मतलब एक सिंगल कर्नल है और सारा काम उसी के अंदर, लार्ज बहुत जो कर्नल उसी के अंदर चल रहा है। तो इससे क्या होता है? ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन सिक्योर नहीं होता। क्यों सिक्योर क्यों नहीं होता? सिक्योर इसलिए नहीं होता कि मान लो कर्नल फेल हो गया तो सारा काम आपका रुक जाएगा। ठीक है। तो लिनक्स का कर्नल होता है या फिर यूनिक्स का जो कर्नल होता है, जो लिनक्स ओएस है या फिर यूनिक्स ओएस है, उसके कर्नल जो है मोनोलिथिक होते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये मोनोलिथिक कर्नल है। इसमें क्या है? सारा काम पूरा कर्नल के अंदर हो रहा है और बाहर ये एप्लीकेशन है मात्र। अब मैक्रोलिथिक में क्या होता है? मैक्रोलिथिक में जो इंपॉर्टेंट काम है वो कर्नल के अंदर चल रहा होता है, जो बाकी सर्विसेज हैं वो बाहर चल रही होती है, यूजर स्पेस में चल रही होती है। जैसे ये वाला देखिए, ये मैक्रो कर्नल है। इसमें जो इंपॉर्टेंट काम है वो तो कर्नल के अंदर चल रहा है, और बाकी जो सर्विस है वो बाहर चल रही है, यूजर स्पेस में चल रही है। तो इसका क्या फायदा रहता है कि थोड़ा सिक्योर तो ये ज्यादा रहता है, लेकिन स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारा काम कर्नल कर रहा है, सब उसी के पास है डायरेक्ट। तो ये थोड़ा फास्ट है लेकिन सिक्योर नहीं है। यहाँ क्या है? ये सिक्योर तो है लेकिन स्लोअर है। क्योंकि ये स्लोअर है क्योंकि आधा काम यूजर स्पेस में चल रहा है।
ठीक है, तो आपका जो मिनक्स हो गया, मैश कर्नल हो गया, क्यूएनएक्स हो गया, जो ये सब जो है मैक्रो कर्नल के पार्ट है। अब जो हाइब्रिड कर्नल है वो दोनों को यूज करता है, मोनोलिथिक और मैक्रो कर्नल। कुछ का मैक्रो मतलब कुछ यूजर स्पेस में चल रहा होगा, कुछ कर्नल में चल रहा होगा। तो जो हम लोग की विंडो होती हैं, जो एप्पल का जो होता है, वो मेनली हाइब्रिड कर्नल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाइब्रिड कर्नल। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये याद रखिए कि जब भी आपसे पूछे मोनोलिथिक कर्नल में, तो आपको लाइनक्स या फिर यूनिक्स मारना है, ठीक है, यूनिक्स टिक करना है। तो ये 3 टाइप हो गए, मोनोलिथिक, माइक्रोलिथिक और हाइब्रिड कर्नल के। सॉरी, मोनोलिथिक, माइक्रो और हाइब्रिड कर्नल के। अब आगे चलते हैं शेल। तो मैंने जैसे बताया ना, ये हार्डवेयर हो गया, ये आपका कर्नल हो गया, उसके बाद आती है शेल। शेल क्या है? एक तरीके का यूजर इंटरफेस है। आप कर्नल से बात कैसे करोगे? आप हार्डवेयर से बात करो कैसे करोगे? यूजर इंटरफेस तो होना चाहिए ना। आप कंप्यूटर खोलोगे, उसे चलाओगे, आप देखोगे ये एप्लीकेशन है, तो आप वहां अपना माउस ले जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, तब वो खुलेगी एप्लीकेशन। तो वो क्या चीज है? आप यूजर इंटरफेस भी तो आपके पास होना चाहिए। आप बिना यूजर इंटरफेस के कैसे कैसे ऑर्डर दे पाओगे, कैसे काम करा पाओगे? तो ये सेल क्या है? एक तरीके का यूजर इंटरफेस है जो आपको बताता है काम करने के लिए। ठीक है, सेल इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल इज हाउ द यूजर टॉक टू द ओएस। शेल एक तरीका है कि कैसे यूजर जो है ओएस से बात कर सकता है। तो ये क्या हुआ? शेल। समझ गए? अच्छा, दो तरह के शेल होते हैं। पहला शेल क्या हो गया? CLI। एक होगा कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस जैसे डॉस में आता है, MS डॉस। ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि आप लिख के टाइप करते हैं, आप लिख के जो है लिख के कमांड देते हैं, उसे कहते हैं कमांड बेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, आप लिख के कमांड देते हैं। ठीक है, जैसे लिनक्स में बैश है, पावर शेल है विंडो में, तो इसमें क्या है? आप लिख के कमांड देते हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? इसमें आप जब कंप्यूटर खोलते हैं तो इसमें आपको आइकॉन दिखाई देता है, एप्लीकेशन दिखाई देती है, आप माउस ले जाकर वहां क्लिक करते हैं तब खुलता है, वो होता है ग्राफिकल। उसमें आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन्हें अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए मैं अलग से एक बनाऊंगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अलग से एक इसके लिए वीडियो बनाया जाएगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। किसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट एंड पॉल एलन। पॉल एलन इसके फाउंडर थे। ठीक है, पहला वर्जन विंडो 1.0 आया जो कि 1985 में आया। ये एक तरीके का सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिंगल यूजर एक बार में एक यूजर यूज कर सकता है, ये मल्टीटास्किंग, आप मल्टीटास्किंग करते हैं, और ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ये ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है। ठीक है, ये ओपन नहीं है, इसका सोर्स कोड है जो क्लोज्ड है, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और इससे विंडो को यूज करने के लिए आपको इसका लाइसेंस लेना होगा। अब आप जब भी लैपटॉप खरीदते हैं तो कई बार इसका लाइसेंस आपको साथ में मिलता है, मतलब उसमें पहले से ही विंडो पड़ा हुआ आता है। ठीक है, लेकिन इसका आपको लाइसेंस लेना होता है विंडो का। कोई इस तरह का विंडो दिखता है आपको, ये आपका डेस्कटॉप आइकन दिखते हैं, ये आपका इंटरफेस हो गया। ये एक इसे कहते हैं सिस्टम ट्रे। ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लूटूथ, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, पेन ड्राइव, ये सब सारे ऑप्शन कहाँ आते हैं? ये सिस्टम ट्रे में। ये साइड में आपको जो राइट साइड दिख रहा है ना, ये नोटिफिकेशन बार है। यहाँ नोटिफिकेशन आते हैं, कोई मेल आया या फिर कोई अपडेट आया। ये टास्क बार है। ठीक है, इसमें जो बहुत से आप अपने जो एप्लीकेशन यहाँ पिन कर सकते हैं, तो जब भी आपको जरूरत होगी, जो भी एप्लीकेशन खुली होगी वो टास्क बार में दिखाई देगी। जो भी एप्लीकेशन आपने करंटली खोल रखी होगी और उसे मिनिमाइज कर रखा होगा, तो कहाँ दिखेगी? टास्क बार में। ये सर्च बार है, आप इसमें जाके सर्च कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन खोलनी है उसमें सर्च कर सकते हैं। ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, जिनने विंडो चलाया होगा उनके लिए बहुत ही फेमिलियर होगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फिर अंदर जो विंडो का खुलता है, उसमें नेविगेशन पैन, ये साइड में जो होता है वो नेविगेशन पैन होता है, नीचे डिटेल पैन होता है, ऊपर ये फॉरवर्ड बैक होता है, ये एड्रेस बार है। ये इसके एड्रेस बार के नीचे ये छोटी बार दिखने ना, ये कमांड बार है।
ये कमांड बार है, ठीक है। ये ऊपर टाइटल बार है, यहाँ पर टाइटल दिखाई देगा। ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन है। यहाँ पे ये सर्च बॉक्स है और ये व्यू बटन है, आप व्यू चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो कुछ इस तरह का जो है विंडो का दिखता है। अब ये हम लोग बात कर रहे थे विंडो के एवोल्यूशन की। जैसे मान लीजिए पहले 1995 में विंडो 1 आया था, फिर 1992 में 3.1 आया, फिर ऐसे करते हुए 2000 विंडो 10 आया 2015 में, 2000 विंडो जो 11 है वो आया 2021 में। जो विंडो कर्नल यूज करता है, अभी हम लोग कर्नल की बात करिए ना, वो हाइब्रिड कर्नल यूज करता है, ठीक है। जो फाइल सिस्टम विंडो यूज करता है वो होता है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। ये FAT32 और XFAT भी यूज करता है, इन्हें भी सपोर्ट करता है, लेकिन जो मेन डिफॉल्ट यूज करता है वो कौन सा करता है, NTFS फाइल सिस्टम। कौन सा यूज करता है, NTFS फाइल सिस्टम। मतलब वो फाइलें अपनी कैसे मैनेज करता है विंडो, ठीक है। फाइलें कैसे मैनेज करता है अपनी विंडो। तो ये आपका विंडो का पार्ट हो गया, इसे आप देख लीजिए। तो पहली विंडो कब आई थी, 1985 में। उसके बाद XP जो है, XP बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है, जो 2001 में आई थी। फिर विस्टा जो है 2007 में, 7 जो है 2009 में, 8 जो है वो 2012 के आसपास आई थी, 8.1 2013 में, 10 जो है 2015 के पास आई थी, और 11 जो है वो 2021 में आई थी, और अभी मेनली यही चल रही है। अब लोग लिनक्स की बात कर लेते हैं। देखिए लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 1991 में डेवलप हुआ था, और इसे लाइनस टोरवाल्ड ने डेवलप किया था। ये एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है, इससे आप, ये फ्री है, इसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसे आप जब चाहे तो डाउनलोड कर लीजिए, और ओपन सोर्स है, इसका सोर्स भी कोड भी मिलेगा आपको। इसका सोर्स कोड भी आपके पास मिलेगा, तो आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इससे चाहे तो ये, क्योंकि ओपन सोर्स है, तो इसमें आप मॉडिफिकेशन करके इसे आगे आप बेच भी सकते हैं। इसे आप चाहे तो आगे सेल भी कर सकते हैं, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना के उसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो जब ये इनिशियली बना था, लिनक्स जब इनिशियली बना था, तो ये जो है मेनली कर्नल बना था। बाद में ये फुल ओएस बन गया, ठीक है। ये मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये पहली बात ओपन सोर्स है, और ये फ्रीली अवेलेबल है। जो ये है फ्रीली अवेलेबल भी है, ठीक है। और ये जो है मोनोलिथिक कर्नल यूज करता है, ये जो है मोनोलिथिक कर्नल यूज करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, जो ये है मोनोलिथिक कर्नल यूज करता है। और इसका जो सिंबल है ना, ये पेंगुइन देखिए, ठीक है, इसे टक्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो सिंबल है ये पेंगुइन टाइप का दिखता है, ये टक्स, ठीक है। इसमें जो फाइल सिस्टम यूज होता है वो ext4, इसे एक्सटेंडेड फोर फाइल सिस्टम जो है लिनक्स यूज करता है, ठीक है। डिफॉल्ट लाइनस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रोज, ठीक है। होता क्या है कि अब मैं बताया ना कि ये ओपन सोर्स है, लिनक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन चेंज करके इसे आप आगे चल के कोई अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं, इसे सेल कर सकते हैं। तो इसके जो कॉमन जो है, जैसे ubuntu, रेड हैट, डेबियन, ठीक है, फेडोरा, काली लिनक्स, ये सब किस पे बेस्ड हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो लाइनस पे बेस्ड हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस लाइनस पे बेस्ड हैं, इन्हें कहते हैं डिस्ट्रॉस, ठीक है। और मेनली जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं वो सब लाइनस पे ही बेस्ड रहते हैं, सारे से सारे सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज होता है ये एम्बेडेड मशीन सिस्टम, जो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके वॉशिंग मशीन में, ओवन में, वहाँ यूज होता है। आपका जो एंड्रॉयड ओएस है उसका कर्नल भी जो है वो लाइनस पे बेस्ड है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सुपर कंप्यूटर समझ लीजिए, जितने भी लगभग सारे सुपर कंप्यूटर इसी पे चलते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली जितने भी सर्वर होते हैं वो मेनली इसी पे बेस्ड रहते हैं, ठीक है। मेनली जितने भी सर्वर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो सब इस पे बेस्ड रहते हैं।
जो आपका एंड्रॉयड यूज़ करता है आप मोबाइल में, उसका जो वो भी लाइनस कर्नल पे बेस्ड है। वो लाइनस का ओएस नहीं है, लेकिन वो एंड्रॉयड जो है वो कर्नल जो यूज़ कर रहा है वो लाइनस का ही है। ठीक है, लाइनस दोनों चीज़ें सपोर्ट करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो कमांड लाइन इंटरफेस भी सपोर्ट करता है, और वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी सपोर्ट करता है। ग्राफिकल इंटरफेस को ये कहते हैं लाइनस के। लाइनस का ग्राफिकल इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसे कहते हैं GONME और KDE। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। आगे चलते हैं, कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। तो पहला कंपैरिजन यही है कि लाइनस फ्री है, विंडो पेड है, ये ओपन सोर्स है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, इससे आपका ये पेड भी है, ये फ्री है। ठीक है, इसका सोर्स कोड मिलेगा आपको, इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये सिक्योर है, ये ज़्यादा इसमें वायरस प्रोन है, ये मल्टी यूज़र है क्योंकि ये सर्वर की तरह यूज़ होता है ना, ये सिंगल यूज़र है। इसका फाइल सिस्टम को हम लोग कहते हैं ext4 एक्सटेंडेड 4, और इसके फाइल सिस्टम को जो डिफॉल्ट फाइल सिस्टम यूज़ होता है इसमें, उसे कहते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें दोनों इंटरफेस यूज हो जाते हैं, CLI भी और GUI भी। CLI मतलब कमांड, जिसमें लिख के कमांड देते हैं। GUI मतलब ग्राफिकल, इसमें भी ग्राफिकल, इसमें भी कमांड चलता है, ऐसा नहीं है, इसमें भी कमांड चलता है। इसमें आप कस्टमाइजेशन हाई है, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना ये ओपन सोर्स है और ये फ्री है, तो इसमें आप आराम से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन विंडो में कस्टमाइजेशन आसान नहीं है। ठीक है, तो ये मेनली ज़्यादातर सर्वर के लिए यूज़ होता है, ये मेनली ज़्यादातर होम और ऑफिस के लिए यूज़ होता है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया दोनों में। आगे चलते हैं, मैक ओएस। मैक ओएस जो भी आपके पास अगर एप्पल के प्रोडक्ट हैं, एप्पल का टैबलेट या फिर मैकबुक iMac होगा, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, मैक ओएस। तो ये एप्पल ने डेवलप किया था 2001 में। पहले इसे मैक ओएस एक्स कहते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके सिर्फ मैक ओएस कर दिया गया। पहली बार इसे रिलीज 2001 में किया गया था। तो मैक ओएस भी एक तरीके से मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मैक्स बेस्ड किस पे है, ये ओएस बेस्ड किस पे है, ये ओएस जो है यूनिक्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, इस पे, यूनिक्स पे। और ये बिल्ड किया गया है डार्विन, जो यूनिक्स का कोर है उस पर ये बिल्ड किया गया है, किस पे, डार्विन पे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें भी हाइब्रिड कर्नल यूज करते हैं, जैसे हम लोग विंडो में यूज करते हैं। और इसके जो फाइल सिस्टम को उसे हम लोग कहते हैं APFC, APFS, एप्पल फाइल सिस्टम। इसके फाइल सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, एप्पल फाइल सिस्टम। ये देखिए, जो लोग एप्पल का लैपटॉप या मैकओएस जो यूज कर रहे होंगे उन्हें ये पता होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे इसे कहते हैं डॉक, इसे क्या कहते हैं, डॉक। ये नीचे आपकी ये है बार, जो नीचे वाली बार है इसे पूरा डॉक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कैसे। ये सेटिंग का है, यहाँ ये फाइंडर है, ये ऊपर साइड में ये एप्पल मेन्यू रहता है, ये ऊपर साइड में आपका एप्पल मेन्यू रहता है। ठीक है, ये जो साइड में हेल्प रहता है, ये मेनली डेस्कटॉप है, ये मेनू बार है, और ये यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन दिखाई देगा, और ये यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिखाई देगा। ठीक है, ऊपर जो है राइट साइड में कंट्रोल सेंटर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में आपका जो है मेनू दिखाई देगा, नीचे साइड में बॉटम में ये डॉक रहेगी। बॉटम में क्या रहेगी, ये डॉक। ये जो बार है इसी को हम लोग जो नीचे बॉटम है उसे डॉक कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है यूनिक्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये भी एक तरीके से मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये 1969 में डेवलप किया गया था, और AT&T बेल लैब ने इसे डेवलप किया था। डेवलपर थे इसके केन थॉम्सन और डेनिस रिची, ये मेन इसके कौन थे, डेवलपर। ये भी मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग और टाइम शेयरिंग नेटवर्क ओएस है। इसकी एक खास बात क्या है कि ये लैंग्वेज जो है लैंग्वेज सी में लिखा गया है। तो लैंग्वेज सी की वजह से ये बहुत से डिफरेंट हार्डवेयर में चल जाता है आराम से, इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसे बहुत सी मशीनों में यूज किया सकता है। ठीक है, बहुत सी मशीनों बहुत से हार्डवेयर में यूज किया सकता है, क्योंकि ये लैंग्वेज सी में लिखा गया है। ये भी मोनोलिथिक कर्नल पे है। मोनोलिथिक कर्नल पे दूसरा कौन सा है, लिनक्स भी मोनोलिथिक कर्नल पे है। ठीक है, इसमें हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज होता है, और ये यूनिक्स केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है,
केस सेंसिटिव का मतलब समझ रहे हैं? केस सेंसिटिव का मतलब जैसे मैं एक कोई फाइल लूँ, मान लीजिए मैंने यूनिक्स ही ले ली, यूनिक्स का नाम है यूनिक्स डॉट टी, ठीक है? और मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या लिया कि जैसे स्मॉल लेटर में लिख लिया, तो केस देखिए ये यहाँ मैंने कैपिटल लेटर में लिखा, यहाँ मैंने स्मॉल लेटर में लिखा, ये दोनों डिफरेंट फाइल ट्रीट की जाएंगी, ये दोनों डिफरेंट फाइल ट्रीट की जाएंगी, क्योंकि यहाँ कैपिटल लेटर में है या स्मॉल लेटर में है, ये सिंगल फाइल नहीं ट्रीट की जाएगी, इसलिए कहा गया है कि यूनिक्स जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है? और एवरीथिंग ट्रीटेड एज अ फाइल, इसमें हर चीज को फाइल जैसे ट्रीट किया जाता है। जैसे हमने कहा कि लाइनक्स जो था या फिर विंडो था, वो उसमें जीयूआई था। जीयूआई मतलब ग्राफिकल इंटरफेस। ग्राफिकल इंटरफेस मतलब आपके पास माउस रहेगा, आप आराम से आइकॉन पर जाके क्लिक करिए और प्रोग्राम खोल लीजिए। लेकिन जो यूनिक्स है मेनली क्या है, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें आपको कमांड जो है ना वो लिख के ही देना होगा। इसमें जो कमांड है, इसकी कमांड विंडो खुलेगी, उसमें आप कमांड जब टाइप करेंगे कि हमें ये वाला काम कराना है, तो आपको कमांड टाइप करना होगा इसमें। तो इसमें जो है ये शेल यूज करता है, शेल बैश। जो शेल यूज करता है वो बैश। पूछे ना क्या बैश किसका कमांड सी एल आई है, तो यूनिक्स का है। बैश, सी एस, सी एच एस, ये सब जो है यूनिक्स के सी एल आई है, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है? इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी सिस्टम भी इसका बहुत स्ट्रांग है यूनिक्स का, ठीक है? इसके अलग अलग तरह के वेरिएंट है, जैसे ए एक्स आई, एच पी यू एक्स, ठीक है? ये अलग अलग तरह के वेरिएंट है इसके। इन दोनों में अंतर क्या है लिनक्स, लाइनक्स और यूनिक्स में? देखिए, जो यूनिक्स है, मैंने क्या कहा, लाइनक्स जो है आपका ओपन सोर्स है, फ्री है। लेकिन जो यूनिक्स है ये मोस्टली आपको पेड रहेगा, इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? इसका आपको लाइसेंस लेना होगा। अब देखते हैं हम लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली आपके जैसे मोबाइल हुआ, आपके स्मार्ट वॉचेस हुए, टीवी हुआ, टैबलेट हुआ, उनमें मिलता है। गूगल ने इसे डेवलप किया था, ठीक है? इनिशियली इसे डेवलप किया था एंड्रॉयड, ठीक है? एंड्रॉयड नाम की कंपनी थी, उसने डेवलप किया था। इसे गूगल ने 2005 में एक्वायर कर लिया था, और फर्स्ट इसका एंड्रॉयड वर्जन 2008 में आया था। पहला एंड्रॉयड वर्जन कब आया था? 2008 में। जो एंड्रॉयड है, जो एंड्रॉयड है ना, वो भी किस पे बेस्ड है? लाइनक्स पे, के कर्नल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लाइनक्स के कर्नल पे। एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन द लाइनक्स कर्नल, ठीक है? फुल लाइनक्स पे नहीं है, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि पूरा लाइनक्स ओएस है, लेकिन लाइनक्स का जो कर्नल है वो वो एंड्रॉयड यूज करता है, वो एंड्रॉयड यूज करता है, ठीक है? एंड्रॉयड भी जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? और ये ओपन सोर्स है। ये भी जो है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि एंड्रॉयड भी जो बहुत सी कंपनियां जैसे सैमसंग है, ठीक है, वन प्लस है, ठीक है, ये एंड्रॉयड को लेके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तभी तो आप देखते होंगे कि सैमसंग का अपना खुद का यूआई है, वन यूआई, ठीक है? वन प्लस का अपना खुद का यूआई है, वीवो ओप्पो का अपना खुद का यूआई है। तो ये लोग एंड्रॉयड को लेके अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक है? इसलिए इसे हम कह सकते हैं ये ओपन सोर्स है। ये कैसा है? ओपन सोर्स है। इसमें कर्नल जो है मैं बता चुका हूँ लाइनक्स का यूज होता है, और जो फाइल सिस्टम है वो ext4 मतलब एक्सटेंडेड 4 ज़्यादातर मेनली यूज होता है एंड्रॉयड में, ठीक है? तो एंड्रॉयड के जो पहला आया था 2008 में, फिर बहुत से एंड्रॉयड आए जैसे कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, ठीक है, किटकैट, जेलीबीन, लॉलीपॉप, ठीक है? तो इस टाइप के बहुत से एंड्रॉयड आए। तो इनके मेनली जो नाम होते हैं ना वो स्वीट के ऊपर होते हैं। मेनली जो नाम होते हैं ना स्वीट के ऊपर होते हैं, ठीक है? तो जैसे जब तक नाइन आया था, जो नाइन आया था एंड्रॉयड, उसे पाई कहते थे। लेकिन उसके बाद जो एंड्रॉयड 10 आया, तब लोग उन लोगों ने मतलब बाहर एक तरीके से ये स्वीट वाले नाम बंद कर दिए। तब इन लोगों ने ये स्वीट वाले जो नाम पहले देते थे बंद कर दिए। अब इंटरनली ये लोग यूज करते होंगे, लेकिन अब जो लोग हैं एक्सटर्नली ये लोग अब जो स्वीट वाले नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे एंड्रॉयड 15 जो है उसे अनऑफिशियली वनीला आइसक्रीम कहते हैं, ठीक है? और जो एंड्रॉयड 16 है आने वाला है, ठीक है, उसे बकलावा नाम दिया गया है, उसे बकलावा नाम दिया गया है,
ठीक है, तो एंड्रॉयड 9 तक इन लोगों ने नाम दिए थे, उसके बाद 10 के बाद नाम ये बंद कर दिए गए थे, लेकिन अनऑफिशियल नाम जो भी ये लोग इंटरनल यूज करते हैं वो आते रहते हैं बाहर। तो यूजर इंटरफेस का मतलब आप देखिए, आपको पता ही होगा ग्राफिकल इंटरफेस है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी इसकी जो ऐप है ना, जो आपके अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो ऐप यूज करते होंगे, वो मेनली जावा और कोटलिन इनमें लिखी जाती है, ये इसकी लैंग्वेज है मेन, ठीक है, तो याद रखिएगा, जावा कोटलिन इसकी मेन लैंग्वेज है, ठीक है। आप लोग ये हम लोग ज़्यादा स्मार्टफोन, टैबलेट और अपने स्टार टीवी में यूज़ करते हैं एंड्रॉयड को, ठीक है, या फिर कार में से एंड्रॉयड ऑटो कहते हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग डॉस पे। इसे कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम याद रखिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था और 1981 में डेवलप किया था। देखिए 1985 में पहली बार विंडो लेके आया था, लेकिन जो डॉक है, डॉस है, वो 1981 में ही आ गया था। अच्छा, डॉस होता क्या है? देखिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये एक CLI बेस्ड है, मतलब यहाँ कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड लाइन इंटरफेस मतलब ये ऐसे आपकी एक विंडो खुलेगी, आप इसमें टाइप करेंगे तब आप काम कर पाएंगे। इसमें आपको टाइप करना होगा कि मुझे जो भी काम कराना है ना, उसमें आपको कमांड लिख के टाइप करना होगा, तब आप का जो है वो काम होगा, ठीक है। तो ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें एक बार में एक ही काम होगा। जो आप विंडो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि आप 3-4 काम एक साथ कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप पहली बार जो टाइप करेंगे वो काम होगा, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा काम करवा सकते हैं इससे। तो इसे कहते हैं हम लोग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये CLI पे बेस्ड रहता है, ठीक है। ये पूरा इसका CLI है, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस है, आपको लिख के टाइप करना होगा। जैसे कमांड DRI, CD, कॉपी, इस टाइप का कमांड देने होंगे। जो फाइल सिस्टम यूज होता था उस टाइम, वो था FAT12 और FAT16। इसमें जो फाइल सिस्टम यूज होता था FAT12 और FAT16, जो मेनली जो पहले PC आते थे उनमें ही यूज होता था, अब तो रहा नहीं है ये, ठीक है। तो पहले PC आते थे वहां यूज होता था, जो एम्बेडेड सिस्टम आते थे वहां यूज होता था। अब भी ऐसा नहीं है। आप अपने कंप्यूटर में क्या करिए, डालिए रन, सर्च में आप जाइए, अपने कंप्यूटर में सर्च में जाइए और वहाँ डालिए रन या डालिए CMD, तो ऐसे ही आपका विंडो खुल जाएगी, ऐसी विंडो खुल जाएगी। और वहाँ जो है आप काम टाइप करके कमांड दे के काम करा सकते हैं। तो इस टाइम ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत सी ट्रबल शूटिंग होती है ना, जैसे कोई आपके कंप्यूटर में दिक्कत आ गई, आपका यूजर इंटरफेस काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, तो फिर जो है आपको ऐसे कमांड दे के ही बहुत सी ट्रबल शूटिंग, मतलब बहुत सी दिक्कतें सही करनी होती है, ठीक है। तो ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है ये, ठीक है। अगर आपको खोलना है अगर अपने कंप्यूटर में, तो आप जाइए वहाँ पर सर्च में, वहाँ डालिए रन या CMD, तो ऐसा खुल जाएगा। आप उसके बाद आप जब कमांड देंगे तो वो कमांड काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई GUI नहीं होता, ग्राफिकल इंटरफेस नहीं होता, इसमें मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल टास्किंग कर सकते हैं। पहले एक काम करिए फिर दूसरा काम करिए, ठीक है। सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, मेमोरी सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता। डॉस वेस्ट विंडो, डॉस जो है CLI बेस्ड है, विंडो जो है GUI बेस्ड है, ग्राफिकल इंटरफेस है उसमें, ठीक है। GUI मतलब ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। डॉस में आप सिंगल टास्क कर सकते हैं, विंडो में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन डॉस में एक बार में एक काम होगा। डॉस अब मेनली अब खत्म हो गया है, ठीक है। मेनली आप मतलब सारे कंप्यूटर अब डॉस पे नहीं आते हैं, लेकिन डॉस एज अ प्रोग्राम कंप्यूटर में आपको मिलेगा। अच्छा, डॉस पे एक क्वेश्चन आते हैं उसके कुछ, कि डॉस का फाइल नेम के बारे में, जो MS डॉस थी उसके फाइल नेम के बारे में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसका फाइल नेम का जो फॉर्मेट होता है, डॉस में जो भी आप फाइल बनाएंगे उसका एक फॉर्मेट होता है, उसे हम लोग कहते हैं 8.3 फॉर्मेट। इसका क्या मतलब है, समझिए आप दोबारा। जो MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता था, उसे हम लोग कहते थे 8.3 फॉर्मेट। 8.3 फॉर्मेट का मतलब क्या है, कि जो भी लेटर होगा, मान लीजिए विंडो, मान लीजिए, या फिर विंडो छोड़िए, कोई भी, जैसे कोई भी आप नाम ले सकते हैं, जैसे फाइल, फाइल नेम, फाइल नेम ही फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम। जो भी लेटर होगा, जो भी लेटर होगा वो 8 अक्षरों का होगा, और जो भी इसका एक्सटेंशन होगा वो 3 अक्षरों का होगा, .exe, फाइल नेम .exe। ये 8 लेटर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए और ये 3 लेटर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 8 लेटर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 लेटर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए।
अभी मैंने क्या लिखा, फाइल नेम, ये कितने का, 8 लेटर का, और ये कितने का, 3 लेटर का। मान लीजिए मैंने इसे फाइल नेम ABC कर दिया, ठीक है। अब ये कितने का होगा, 11 लेटर का, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। तो 8 लेटर से ऊपर फाइल नेम नहीं होना चाहिए, और जो आपका एक्सटेंशन नेम है .exe, .bat या .com जो भी लगा रहे हो आप, वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे देखिए, ये वैलिड है, ये वैलिड है, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि फाइल नेम बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। फाइल नेम 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो पीछे वाला ये वाला पार्ट है, डॉट के बाद वाला एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम है 8.3 फॉर्मेट। फाइल नेम है वो 8 करेक्टर का होना चाहिए, जो एक्सटेंशन है वो 3 करेक्टर होना चाहिए, और सिंगल डॉट आएगा सर, और कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आएगा, ठीक है। तो जो एक्सटेंशन होता है, जो डॉट एक्सी किसके लिए यूज होता है, .com कमांड फाइल के लिए यूज होता है, .bat बैच फाइल के लिए यूज होता है, तो मैंने लिख दिया, देख सकते हैं आप लोग। .text फाइल के लिए यूज होता है, बिन बाइनरी फाइल के लिए यूज होता है, .dat डाटा फाइल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब कौन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और भी है, जैसे ये काई ओएस है, ये जियो फोन के लिए यूज होता है तरीके से। जो हारमोनी ओएस है वो जो हवाई के फोन आते हैं ना, उनमें यूज होता है। टाइजन जो है, जो कंप्यूटर सैमसंग का जो वॉचेस आती हैं, टीवी आती है, उनमें उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता होगा पहले विंडो के फोन भी आते थे ओएस वाले, अब नोकिया निकालता था, सैमसंग भी शायद निकालता था, लेकिन अब वो नहीं आता है, ठीक है। तो विंडो का भी फोन आते थे, विंडो फोन ओएस। अब ये बॉस लाइनस क्या है, एक्चुअली ये भारत ने बनाया है, इंडिया ने बनाया है अपना खुद का, ठीक है। तो ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ये सीडेक ने बनाया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है सीडेक ने। इतना मेनली यूज नहीं होता कहीं पर, लेकिन एज अ उन लोगों ने बनाया है। अब कहीं ज़्यादा मतलब कोई कहीं कहीं हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिस या स्कूल में कहीं कहीं यूज़ हो रहा हो एज अ ट्रायल पर्पस, ठीक है। और ये भार ओएस, ठीक है, ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, ये भी आईआईटी मद्रास ने बनाया है, ठीक है। तो इनका कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, ठीक है, बहुत कम यूज़ है इनका, ठीक है, लेकिन बनाया है, यही अच्छी बात है। हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक कमांड। देखिए, मैंने बताया ना कि आप अपने कंप्यूटर में खोलिए, सर्च में जाइए, सर्च में जाके आप रन डालिए या सीएमडी डालिए, तो ऐसा कुछ आपका विंडो खुल जाएगी, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं इसे, ठीक है। आप यहाँ पर जाके अपना खुद टाइप करके कमांड दे सकते हैं उसमें आप। तो जब उसमें आप कमांड देंगे ना, तो हर कमांड का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। कुछ भी आपको इसमें मान लीजिए काम कराना है, कोई आपको फाइल डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपको डेल टाइप करना पड़ेगा, फिर फाइल नेम जो भी होगा, ठीक है। तो ऐसे कमांड दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो उनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, DIR है, DIR मतलब फाइल, जो फोल्डर है उसकी लिस्ट की फाइल्स हैं, ठीक है। या फिर आप मान लीजिए कॉपी है, तो कॉपी के लिए तो कॉपी यूज होगा, या फिर इसका क्लियर स्क्रीन है, उसके लिए CLS यूज होता है। तो ऐसे कमांड के बहुत से शॉर्टकट होते हैं जो ये रहे, ये कमांड है ये, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आप लोग पूछ लेंगे फाइल रीनेम फाइल के लिए कौन सा कमांड होगा, तो आपको बताना पड़ेगा REN, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए, जैसे DIR का लिस्ट फाइल एंड फोल्डर, CD का चेंज डायरेक्टरी, CLS का क्लियर स्क्रीन, कॉपी का कॉपी फाइल, DL का डिलीट फाइल, ठीक है। और वैसे ही पिंग का है चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, टाइप का है डिस्प्ले फाइल कंटेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमने कमांड है ना, जो पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसे आप एक बार याद कर लीजिए, अगर आप एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कभी कभार ये पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ क्या होता है, देखिए, जैसे आपका जो MS DOS यूज़ कर रहे हैं आप, ये मतलब, या फिर MS DOS यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप ये कमांड प्रॉम्प्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ इंटरनल कमांड होते हैं, एक्सटर्नल कमांड होते हैं। इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनल कमांड वो होते हैं जो पहले से मेमोरी में लोडेड रहते हैं, जैसे DIR हुआ, कॉपी हुआ, डेल हुआ, ठीक है, डेट एंड टाइम हुआ, ये सारे इंटरनल कमांड के पार्ट है। मतलब आपको इन्हें कहीं से लोड नहीं करना है, ये पहले से ही आपके कंप्यूटर में पड़े हुए आते हैं, इन्हें आपको टाइप करना है और आपका काम हो जाएगा। कुछ एक्सटर्नल कमांड होते हैं जिसे आपको अलग से डालना पड़ेगा, तभी वो आपके कंप्यूटर में काम करेंगे, जैसे फॉर्मेट हुआ, डिस्क कॉपी हुआ, ठीक है, एक्स कॉपी हुआ,
ट्री हुआ, चेक डिस्क हुआ। तो ये एक्सटर्नल कमांड है, मतलब इन्हें आपको बाहर से डालना पड़ेगा, पहले लोड करना पड़ेगा इन कमांड को, तब जाके आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्हें कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, तो इनका एक्सटर्नल कमांड याद रखिएगा कि आपसे पूछे फॉर्मेट कौन सा कमांड है, तो आपको याद रखना चाहिए फॉर्मेट, डिस्क, कॉपी, ये सब क्या है, एक्सटर्नल कमांड है। वही ये dir, कॉपी, डेल, ये सब क्या है, इंटरनल कमांड है। ठीक है, वैसे तो लिनक्स के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, विंडो के ज़्यादातर कमांड पूछता है, लेकिन मैंने लिनक्स के भी यहाँ पर लिख दिए सारे कमांड, इन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कमांड थे वो इसके भी मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब अगर मैंने कहा ना कि विंडो कमांड रन इन CMD कमांड प्रॉम्प्ट, आप जब अपने सर्च में जाएंगे, CMD डालेंगे, तो CMD में बाद आपका एक विंडो खुल जाएगी जिसमें आप कमांड दे सकते हैं। वैसे ही जो लिनक्स में है उसमें टर्मिनल कहा जाता है। लिनक्स में जो CLI है, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है, उसे टर्मिनल कहते हैं हम लोग। एक बात याद रखिएगा, दोनों है विंडो और लिनक्स, उसमें एक कमांड दोनों में सेम है, वह CD और पिंग। दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, CD यहाँ क्या है, चेंज डायरेक्टरी, और CD यहाँ क्या है, चेंज डायरेक्टरी। पिंग क्या है यहाँ पर, चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। पिंग यहाँ पर क्या है, कहाँ गया पिंग, चेक कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये दोनों कमांड सेम काम करते हैं विंडो और लिनक्स में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब यूजर इंटरफेस देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ यूजर इंटरफेस, मैं आपको जब शेल बताया था ना, तो शेल यूजर इंटरफेस का ही काम करता है, लेकिन कितने तरह के यूजर इंटरफेस होता है मैंने ये नहीं बताया आपको। ठीक है, यूजर इंटरफेस क्या होता है कि आप अपने जो कंप्यूटर का जो वो वाला पार्ट होता है जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। यूजर इंटरफेस क्या है, आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे बिना यूजर इंटरफेस के। ठीक है, तो वो पार्ट है। तो किस तरह का होता है, देखिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, मेनू ड्रिवन इंटरफेस, टच और वॉइस बेस्ड इंटरफेस। ग्राफिक इंटरफेस जैसा आप लोग यूज ही करते हैं अपनी विंडो में। ठीक है, आपको जो है, जैसे ये है, देखिए, आपने खोला, आपको ऐसा दिखा, यहाँ पर आपको मेनू दिखा। ठीक है, आपने स्टार्ट दिखाया, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिख गए, यहाँ पर आपने क्लिक किया, चालू कर लिया। और ये CLI में क्या होता है, मैंने बताया ना, CLI में एक विंडो खुलती है, इसमें आपको लिख के टाइप करना होता है। कोई भी आपको काम या प्रोसेस कराना है, कोई प्रोग्राम रन कराना है, तो आपको यहाँ पर लिख के पहले टाइप करना होगा, तब वो प्रोसेस रन होगा। ये होता है कमांड लाइन, ये होता है ग्राफिकल इंटरफेस। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक करके। ये ग्राफिकल इंटरफेस है, जैसे ये होता है ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, ये विजुअल आपको एक एक अलग अलग आइकॉन दिखेंगे इसमें। ठीक है, अलग अलग बटन दिखेंगे, आप माउस से, कीबोर्ड से जाके इन पर क्लिक करिए और यूज करिए इसे। ठीक है, और कमांड लाइन इंटरफेस कैसा होता है, ये रहा कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ आपको लिख के टाइप करना पड़ेगा, तब आप कोई प्रोग्राम इसमें रन कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, कमांड लाइन इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ठीक है, अब आता है मेनू ड्रिवन इंटरफेस। मेनू ड्रिवन इंटरफेस ऐसे आपने देखा होगा, ATM मशीन में आपका आता है मेनू आ गया बहुत सारा, जैसे आपके कंप्यूटर में भी मेनू आ जाता है ये। ठीक है, आपने यहाँ दबाया, फिर और मेनू खुल गया। ठीक है, या फिर आपकी ATM मशीन है, या फिर आपका फ्रिज है, या फिर कोई भी आपको मान लीजिए कार सिस्टम है, कार सिस्टम में भी मेनू आ जाता है। तो ये उसे कहते हैं मेनू ड्रिवन इंटरफेस। क्या कहेंगे, मेनू ड्रिवन इंटरफेस। अब आता है टच बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप भी टच वाले आते हैं, या फिर टैबलेट हुए, या फिर मोबाइल फ़ोन हुए, उसमें क्या हो, आप टच करके करते हैं। आप वैसे अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, आपके पास माउस रहता है, तो आप माउस से आके करते हैं। और जैसे आपको आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको अपनी फिंगर्स टच करके उस आइकन को खोल सकते हैं। तो वो टच बेस्ड यूजर फेस हो गया। फिर आ गया वॉइस, जैसे आपके सिरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब क्या है, ये वॉइस है। आप वॉइस कमांड से बोलिए कि गूगल मुझे ये खोल खोल दो, या सिरी इस प्रोग्राम को चला दो, तो वो वॉइस बेस्ड हो गया। क्या हो गया, वो वॉइस बेस्ड इंटरफेस हो गया। जी, ये हम लोगों ने इंटरफेस देख लिए। दो टर्म और हैं, जैसे स्लीप और हाइबरनेट। ये दोनों चीजें क्या हैं, समझ लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, आप अपना कंप्यूटर में जाइए, स्टार्ट, जहाँ शट डाउन का बटन होता है, दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ शट डाउन का बटन होता है ना, तो वहाँ भी 3-4 ऑप्शन और आते हैं। एक आता है स्लीप का, एक आता है हाइबरनेट का, एक शट डाउन और एक स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या, कि आपका कंप्यूटर बंद होगा, चालू हो जाएगा। शट डाउन मतलब आपका कंप्यूटर बंद हो गया। ये दोनों चीज क्या है, स्लीप और हाइबरनेट क्या चीज है, ये समझते हैं। देखिए, स्लीप का मतलब क्या है, कि आपको कोई कभी कंप्यूटर में कोई काम नहीं है, आपको थोड़ी देर का शॉर्ट ब्रेक लेना है आपको, तो आप कंप्यूटर स्लीप पे डाल देंगे। उसमें क्या होगा, जो भी आप काम कर रहे होंगे,
वो आपके रैम में सेव हो जाएगा और कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए लो स्टेट मोड पे चला जाएगा, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाएगी और जो है उस पावर नहीं खाएगा, फिर वो जो काम है वो पीछे वहीं रुका रहेगा, आपकी रैम में सेव रहेगा, ठीक है, और आपका कंप्यूटर लो स्टेट मोड में चला जाएगा, कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाएगी। आप थोड़ी देर बाद ब्रेक लेके आए, आपने माउस हिलाया या फिर आपने कीबोर्ड पे कोई बटन दबाया, आपका कंप्यूटर फिर से जग जाएगा, फिर से स्क्रीन ऑन हो जाएगी और फिर से आप काम कर सकते हैं। तो वो होता है स्लीप मोड। स्लीप मोड में जब चला जाता है ना, तो आप जैसे माउस हिलाएंगे या फिर कोई कंप्यूटर बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से काम चालू हो जाएगा और जो काम कर रहे थे वो करते रह सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, स्लीप मोड में क्या होता है कि जो काम है वो रैम में सेव रहता है और ये पावर कम लेता है। लेकिन किसी टाइम मान लीजिए पावर कट हो गई, कोई पावर कट हो गई और कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो जो भी डाटा होगा वो चला जाएगा। फिर आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे तो डाटा वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें पावर कट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाइबरनेट में क्या होता है, हाइबरनेट में क्या होता है, मान लीजिए आप बहुत लॉन्ग ब्रेक में चले गए, बहुत लॉन्ग ब्रेक में चले गए, तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका काम कर रहे होते हैं वो रैम में नहीं सेव होता है, वो आपकी जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और फिर कंप्यूटर बंद हो जाएगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे वो रैम में नहीं सेव होगा, वो रैम से उठ के हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। जब आप आएंगे लौट के और कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको वही काम दोबारा वहीं से मिल जाएगा दोबारा। ये फायदा है इसमें। कोई देखिए, इसमें तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो पावर कट हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं बनता, आपका काम सेव रहेगा, आपका काम जो है वो सेव रहेगा क्योंकि वो हार्ड डिस्क में चला गया और आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वहां से आपको काम आपका मिल जाएगा। लेकिन स्लीप में नहीं होता। स्लीप में क्या होता है, रैम में काम सेव होता है और ये एक लो पावर स्टेट है, जहां आपको शॉर्ट ब्रेक चाहिए होता है तब आप स्लीप का यूज करते हैं। यहाँ काम रैम में सेव होता है और ये लो पावर स्टेट होती है। अगर इसमें पावर चली गई तो आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा और सारा काम आपका चला जाएगा। तो ये दोनों अंतर होते हैं स्लीप और हाइबरनेट में। हाइबरनेट जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है और इसमें हार्ड डिस्क में सेव होता है डाटा। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट ब्रेक के लिए, बहुत छोटे ब्रेक के लिए आप चले गए, उसमें आपका रैम में डाटा सेव रहेगा, जब आप आएंगे तो फिर से वहीं से काम मिल जाएगा आपको। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो आप जब जाइए शटडाउन का बटन दिखाई देगा तो वहां पर ये सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे आपको, ठीक है, ये सारे ऑप्शन भी दिखाई देंगे स्लीप और हाइबरनेट का। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो कि ओएस से रिलेटेड है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है और कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग है टर्म है डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। डेडलॉक मैं आपको ऐसे पहले समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक रोड है, ये बहुत पतली रोड है और एक कार यहाँ चली आ रही है और दूसरी कार यहाँ चली आ रही है, ना इस कार को निकलने की जगह है ना इस कार को निकलने की जगह है, ये हो गया डेडलॉक सिंपल भाषा में, ठीक है। तो डेडलॉक क्या है, ना इस कार को निकलने की जगह है, ना इस कार के लिए रिसोर्स है, ना उस कार के लिए रिसोर्स है, ठीक है। ये एक डेडलॉक की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई प्रोसेस है, कोई प्रोसेस है, उसे कोई रिसोर्स चाहिए, उसे कुछ काम के लिए रिसोर्स चाहिए प्रोसेस ए को, और प्रोसेस बी को भी है, प्रोसेस बी है, उसे भी कोई रिसोर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन ना इससे रिसोर्स मिल पा रहा है ना इससे रिसोर्स मिल पा रहा है, इसे भी उसी टाइम चाहिए और उसे भी उसी टाइम चाहिए, तो ये डेडलॉक कंडीशन हो गई। ना काम ए पूरा हो पा रहा है ना काम बी पूरा हो पा रहा है। और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसे, बहुत ही, मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर में आपने फोटोकॉपी लगा दी, फोटोकॉपी लगा दी और कहीं से दूसरे कंप्यूटर से इसे प्रिंट भी मिल गया, ठीक है, किसी ने वहां से प्रिंट भी कर दिया। अब फोटोकॉपी के लिए भी प्रिंटर चाहिए और प्रिंट होने के लिए भी कोई कागज जो है उसे प्रिंटर चाहिए। ना ये प्रिंट हो पा रहा है, ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है, ना ये फोटोकॉपी हो पा रही है या स्कैन हो पा रहा है, तो दोनों प्रोसेस क्या हो गए, अटक गए, क्योंकि दोनों को कौन सा, और ये क्या है, रिसोर्स है, दोनों प्रोसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए जो कि है प्रिंटर, प्रिंटर है रिसोर्स और दोनों प्रोसेस को एक ही रिसोर्स चाहिए प्रिंटर। ना प्रिंट हो पा रहा है ना फोटोकॉपी हो पा रही है, क्योंकि रिसोर्स जो है समझ ही नहीं पा रहा है कि किसका काम पहले करें, तो ये क्या हो गया, डेडलॉक हो गया, दोनों काम अटक गए, दोनों काम अटक गए। तो डेडलॉक क्या है, डेडलॉक ऐसी सिचुएशन है वेयर टू और मोर प्रोसेस आर परमानेंटली ब्लॉक्ड बिकॉज ईच प्रोसेस इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। क्योंकि दोनों काम ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोगों को जो रिसोर्स चाहिए होता है वो जो है हेल्ड हो जाता है, वो मतलब वो रिसोर्स अटक जाता है,
ठीक है। तो ये डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है? डेडलॉक की कंडीशन। ऐसा समझिए, ये प्रोसेस ए है, इसे इसके पास रिसोर्स 1 है, ठीक है, और ये प्रोसेस 2 है, इसके पास रिसोर्स 2 है। अब प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 भी चाहिए, इसके लिए वेट कर रहा है, और प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 भी चाहिए, ये इसके लिए वेट कर रहा है। तो ये डेडलॉक की कंडीशन बन गई। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा और बीच में अटके हुए हैं, ठीक है, डेडलॉक की कंडीशन आ गई, कोई काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, डेडलॉक की कंडीशन 4 कंडीशन होती है। डेडलॉक की 4 कंडीशन होती है। आपसे पूछा तो आपको याद रखना है, डेडलॉक की 4 कंडीशन होती है। पहला म्यूचुअल एक्सक्लूशन, दूसरा होल्ड एंड वेट, तीसरा नो प्रियम्पशन, और चौथा सर्कुलर वेट। देखिए, म्यूचुअल एक्सक्लूशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है, ठीक है, एक प्रोसेस एक बार में होगा, एक प्रोसेस काम होगा, ठीक है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज रिसोर्स एट अ टाइम। एक प्रोसेस जो है एक बार में होगा और दूसरा प्रोसेस को वेट करना होगा, वो होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दूसरा होता है क्या? होल्ड एंड वेट। ठीक है, होल्ड एंड वेट क्या होता है कि होल्ड एंड वेट में एक जो कोई मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है, कोई रिसोर्स है, ठीक है, उसे एक प्रोसेस ने भी पकड़ रखा है और दूसरे प्रोसेस ने भी पकड़ रखा है, ठीक है, तो मतलब किसी ए प्रोसेस ने पकड़ रखा है उसे, और बी प्रोसेस उसका वेट कर रहा है, बी प्रोसेस उस रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? होल्ड एंड वेट। नो प्रियम्पशन, रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सली टेकन अवे। मान लीजिए कोई रिसोर्स है, कोई रिसोर्स है और ए उस पर काम कर रहा है लगातार बहुत देर से, ठीक है, लेकिन अब बी आ गया, तो जो ए लगातार काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्स जो सीपीयू है वो रिसोर्स जो है ए से लेके बी को दे देगा, ऐसा नहीं है। एक अगर 10 घंटे भी काम करेगा तो करता रहेगा, बी को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कहते हैं नो प्रियम्पशन, ठीक है। सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट मतलब क्या? एक चेन बन जाती है, ठीक है, मतलब प्रोसेस 1 काम हो रहा है, प्रोसेस का 1 का काम हो जाएगा तो प्रोसेस 2 का काम आएगा, प्लस प्रोसेस 3 का काम आएगा, ऐसे चेन बनी हुई है, तो ये सर्कुलर वेट हो गया। तो 4 कंडीशन होती है डेडलॉक की, जिसमें सारे प्रोसेस अटक जाते हैं। एक सर्कुलर वेट होगी, नो प्रियम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, ये 4 कंडीशन रहेंगी तो कोई ना कोई काम अटका रहेगा, डेडलॉक की कंडीशन बनी रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको प्रिंटर और वाला एग्जांपल दे दिया है कि, ठीक है, मान लीजिए मैंने बताया ना आपको एग्जांपल अभी कि प्रिंटर को भी प्रिंट के लिए भी स्कैनर चाहिए और प्रिंटिंग के लिए भी स्कैनर चाहिए, प्रिंटर चाहिए, प्रिंटिंग के लिए भी प्रिंटर चाहिए और स्कैनिंग के लिए प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर जो है एक तरीके से बीच में फंस गया। अब हम लोग देखते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए, जो ओएस होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कैसे फाइल मैनेज करता है, ठीक, कौन सा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है अपनी फाइल को मैनेज करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल सिस्टम डिसाइड हाउ द फाइल आर स्टोर्ड एंड हाउ टू एक्सेस देम, उसी को हम लोग कहते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो जो बहुत पॉपुलर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे फैट, ठीक है, फाइल एलोकेशन, ठीक है, एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फाइल जो है, ये इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए विंडो का जो है, विंडो का कौन सा है? फैट 16 जो पहले यूज होता था। जो आपकी यूएसबी है, पेन ड्राइव्स हैं, उसमें फैट 32 यूज होता है। पेन ड्राइव्स में कौन सा यूज होता है? फैट 32। तीसरा है एक्स फैट, ठीक है, ये बहुत लार्ज फाइल्स के लिए यूज होता है। और जो डिफॉल्ट विंडो में आता है वो आता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो आपके डिफॉल्ट फाइल में आता है, जो डिफॉल्ट में आता है विंडो में, वो आता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। वैसे लाइनक्स में जो मेनली जो होता है वो ext4 एक्सटेंडेड 4 यूज होता है, और यूज होने को तो ये भी होता है XF और BTRFS, ये भी यूज होता है फाइल सिस्टम लिनक्स में। जो मेनली जो यूज होता है वो ext4 होता है। जो मैक ओएस में होता है वो मेनली ये होता है, ठीक है, APFS और FSC भी यूज होता है। और भी अलग फाइल सिस्टम है। जो CD DVD में जो फाइल सिस्टम होता है ना, CD DVD में जो मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, उस फाइल सिस्टम को हम लोग वो होता है वो ISO 9660 होता है। विंडोज सर्वर में जो होता है वो REFS होता है, और जो नेटवर्क में होता है वो NFS होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम थे मैंने आपको बता दिए।
और कौन से कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी बता दिया है। अब आगे देखते हैं स्पूलिंग क्या होती है। देखिए स्पूलिंग मेनली मैं आपको बता दूं, मेनली क्या होता है, ये ज़्यादातर प्रिंटर के लिए ही यूज होती है। तो मैं इसका प्रिंटर का एग्जाम्पल लेके ही आपको समझा देता हूँ उसे। ठीक है, प्रिंटर का ही एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये प्रिंटर है, अब इसमें एक कंप्यूटर कनेक्टेड है कोई, ठीक है, दूसरा कोई कंप्यूटर भी कनेक्टेड हो सकता है, मान लीजिए कोई तीसरा कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। तो एक कंप्यूटर कनेक्टेड है, दूसरा कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर कनेक्टेड है, दो तीन, ठीक है, दो कंप्यूटर कनेक्ट, तीन कंप्यूटर कनेक्टेड है। इसने फाइल दी प्रिंट होने के लिए, नंबर 2 ने फाइल दी प्रिंट होने के लिए, नंबर 3 ने फाइल दी प्रिंट होने के लिए। तो प्रिंटर तो एक एक करके फाइल्स करेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि तीनों फाइल एक साथ प्रिंट कर देगा। तो प्रिंटर की जो मेमोरी होती है, ठीक है, उसमें एक क्यू बन जाती है। ठीक, एक क्यू बन जाती है। पहले कंप्यूटर 1 की फाइल प्रिंट होगी, फिर मान लीजिए 3 ने, फिर कंप्यूटर 3 की फाइल प्रिंट होगी, फिर कंप्यूटर 2 की फाइल प्रिंट होगी। ठीक है, तो एक तरीके से क्यू बन जाती है और ये फिर एक एक करके प्रोसेस होती है। ठीक है, ये ऑपरेशन एक एक करके प्रोसेस होता है, ये सारा ऑपरेशन एक लाइन से प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि पहला जिसने प्रिंट पहला वन ने पहला प्रिंट दिया तो पहले 1 का प्रिंट होगा, फिर 3 का प्रिंट होगा, फिर 2 का प्रिंट होगा। तो ये ऑपरेशन जो है लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पूलिंग। ठीक है, तो मेनली किस लिए यूज होता है, मेनली मेनली ज्यादातर ये टर्म हम लोग प्रिंटर के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, डुअल बूटिंग क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर में एक ही विंडो डाल सकते हैं। आप चाहें तो ना अपने कंप्यूटर में 2 विंडो भी डाल सकते हैं, 3 विंडो भी डाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें 2 विंडो पड़ी है, ये देखिए ना, विंडो 10 पड़ी है और 1 2 पड़ी है। मान लीजिए आपने लाइनस डाल देते हैं आप, या फिर आप विंडो 10 का विंडो 11 भी डाल देते हैं। ठीक है, तो आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर बूट मैनेजर होता है। बूट मैनेजर आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि आपको कौन सी विंडो चलानी है, विंडो 10 चलानी है या विंडो 11 चलानी है, लाइनस चलानी है, उबुंटू चलानी है। ठीक है, मान लीजिए आपने 2 विंडो इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा, बूट मैनेजर आपको ऑप्शन देगा कि आपको कौन सी विंडो चलानी है। आप विंडो 10 चलाएंगे तो विंडो 10 खुल जाएगी, विंडो उबुंटू चलाएंगे तो उबुंटू खुल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है डुअल बूटिंग, जहाँ एक ही कंप्यूटर में दो से ज्यादा ओएस डाल सकते हैं। ठीक है, प्रीएम्पशन क्या होता है, देख ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीएम्पशन क्या चीज होता है। तो प्रीएम्पशन मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फोर्सली स्टॉप रनिंग प्रोसेस एंड रिप्लेस विद अनदर प्रोसेस। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई काम चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है ए, ठीक है, प्रोसेस ए चल रहा है और वो कोई जो है किसी चीज को यूज कर रहा है, कोई रिसोर्स यूज कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, कोई प्रोसेस चल रहा है, रिसोर्स मान लीजिए स्पीकर यूज कर रहा है, ठीक है, गाना चल रहा है। उसी टाइम कोई बहुत ही और इम्पोर्टेंट प्रोसेस आ गया, प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस ए को रोक देगा और प्रोसेस बी को चालू कर देगा। प्रोसेस ए को रोक देगा और प्रोसेस बी को चालू कर देगा, मान लीजिए, ठीक है, और वो रिसोर्स प्रोसेस बी को दे देगा। तो ये होता है प्रीएम्पशन, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी थी, प्रोसेस बी की। प्रायोरिटी किसकी थी, जिसकी प्रायोरिटी होगी उसे सीपीयू वो काम दे देगा, इसकी प्रायोरिटी कम थी तो इसे रोक देगा। तो यही प्रीएम्पशन है। प्रीएम्पशन में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन फोर्सफुली स्टॉप अ रनिंग प्रोसेस टू रिप्लेस विद अनदर प्रोसेस। जो रनिंग प्रोसेस को रोक देगा और दूसरे प्रोसेस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो मेनली जब ये कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है, कोई मतलब इसकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी थी, ठीक है, तो प्रोसेस ए को रोक दिया, प्रोसेस बी आ गया। तो यही होता है प्रीएम्पशन। ठीक है, स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन occurs when process never get CPU time or resources because other process keep taking priority over it। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपने कोई काम है होना है, कोई प्रोसेस कोई प्रोग्राम चलना है, लेकिन सीपीयू अपना अलग बिजी है, वो और काम में बिजी है। क्योंकि प्रोसेस जो काम होना है, ए मान लीजिए कोई प्रोसेस काम होना है, कोई प्रोग्राम चलना है, लेकिन ये लो प्रायोरिटी का है। लो प्रायोरिटी का मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो और लेकिन सीपीयू अपने अलग काम में बिजी है।
तो प्रोसेस ए को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। प्रोसेस ए को टाइम होने मिल नहीं पा रहा है क्योंकि सीपीयू अलग प्रायोरिटी में बिजी है, मतलब अलग कामों में बिजी है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्व, जैसे कहेंगे हम स्टारवेशन, ये भूखा मारा जा रहा है, मतलब ये काम हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि सीपीयू अपने और इम्पोर्टेंट काम करने में बिजी है। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ अपने पीपीटी बना रहे हैं या फिर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, और मान लीजिए प्रोसेस एक क्या है, अपडेट, लेकिन आप अपडेट टाले जा रहे हैं, आप अपडेट टाले जा रहे हैं क्योंकि आपको और भी बहुत से इंपॉर्टेंट काम करने हैं, आप नहीं चाह रहे कि अपना अभी आप कंप्यूटर आपका अपडेट हो। तो ये क्या होगा, स्टार हो गया। ठीक है, ये पीछे चला गया। ठीक है, ये वेट करता रहेगा जब तक सीपीयू और काम ना निपटा दे आपके। ठीक है, तो ये हो गया स्टारवेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो वेट ही करता रहता है। क्यों वेट करता रहता है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मतलब जो मेन प्रायोरिटी पे काम होगा वो पहले होगा, और जो लेस प्रायोरिटी पे होगा वो वेट करेगा जब तक सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इससे हम लोग कहते हैं स्टारवेशन, कि सीपीयू को टाइम ही नहीं मिल रहा है वो प्रोसेस पूरा करने के लिए, इसे इसलिए वो स्टार्व हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोसेस कंट्रोल बैक क्या होता है, पीसीबी, इसका एक दो बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तो याद रखिएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सॉरी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। आपने कोई भी प्रोग्राम चलाया, कोई भी प्रोसेस चलाया, तो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड होता हो ना, उसमें आपका लिखा रहता है कि आपका कौन, आपका आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आइडेंटिटी कार्ड, है ना। तो आपका आइडेंटिटी कार्ड में ये लिखा रहता है। वैसे कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, मान लीजिए गेम हुआ, कोई म्यूजिक सिस्टम हुआ, कुछ भी आप चला रहे हो, कोई भी प्रोसेस चला रहे हैं, उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। आइडेंटिटी कार्ड क्या बताता है उसके बारे में, वो बताता है कि वो कितना मेमोरी यूज कर रहा है, उसकी मेमोरी लिमिट का क्या है, वो रजिस्टर कौन सा है, वो कौन सा प्रोग्राम काउंटर यूज कर रहा है, वो प्रोसेस नंबर क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो एक्टिव है कि चल रहा है कि बंद हो गया है, उसमें कौन कौन सी फाइलें खुली हुई हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, कोई भी आप कंप्यूटर प्रोसेस कर रहे हो, उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसके बारे में सारा डाटा रखता है कि उसकी मेमोरी लिमिट कितनी, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, वो चल रहा है कि बंद है, उसमें कौन सी फाइल है, उसका प्रोसेस काउंटर कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है, उसकी स्टेट कैसी है, वो रजिस्टर में कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है। कोई भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं उसका आइडेंटिटी कार्ड है। पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो क्या है, ये आइडेंटिटी कार्ड है जो कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस चल रहा है आपके कंप्यूटर में उसके बारे में बताता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। पेजिंग क्या होता है, वो देखिए, पेजिंग एक तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। आपने कोई प्रोसेस चलाया, कोई भी प्रोग्राम चलाया, ओएस क्या करता है, उस प्रोसेस को बहुत सारे पेजेस में तोड़ देता है। मान लीजिए आपने 16 एमबी का प्रोग्राम चलाया, तो वो क्या करेगा, 4 4 एमबी का 4 पेज बना देगा। ठीक है, 4 4 एमबी के 4 पेज बना देगा और उन्हें रैम में स्टोर कर देगा कहीं भी। ठीक है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। ठीक है, और जो भी उसे प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उसे इस वाले पेज की जरूरत हुई तो ये वाला पेज बुला लिया, यूज कर लिया, फिर इस वाले पेज की जरूरत हुई ये वाला पेज यूज कर लिया। तो उसे एक साथ 16 एमबी लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस प्रोसेस को, 16 एमबी प्रोसेस को अलग अलग पेज में तोड़ दिया, तो एक साथ 16 एमबी लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे पेजों को वो जब चाहे तब यूज कर सकता है। उसे कहते हैं हम लोग पेजिंग। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को आप पेजेस में, ब्लॉक्स में, इक्वल ब्लॉक्स में तोड़ देना, उसके इक्वल साइज ब्लॉक में उसे तोड़ देना। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं पेजिंग। ठीक है, और सारे पेज जो है वो सेम साइज के होते हैं और रैम में स्टोर हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ओएस की, जिसमें प्रोसेस को सारे इक्वल ब्लॉक्स में तोड़ दिया जाता है सेम साइज के। तो इससे मेमोरी जो आपकी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, देखिए, कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत आसान चीज़ है। कंटेक्स्ट स्विचिंग कुछ नहीं होता, सीधा सीधा ये मतलब है कि आप प्रोसेस, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, प्रोसेस ए कर रहा है, कोई काम कर रहा है, और प्रोसेस बी है कोई। ठीक है, थोड़ी देर ये काम चला, ठीक है, अब ये काम चल रहा है सीपीयू में, उसे इसे छोड़ के दूसरे भी चले गए, सीपीयू इसमें लग गया।
ठीक है, क्योंकि आपने ये चालू कर दिया तो सीपीयू इसे छोड़ के इसमें लग गया, इसे कहेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग। फिर इसे छोड़ के फिर इसमें लग गया। ठीक है, तो दो प्रोसेस के बीच में मल्टीटास्किंग हो रही है। क्या हो रही है? आप प्रोसेस ए भी चला रहे हैं, आप प्रोसेस बी भी चला रहे हैं, मान लिया म्यूजिक भी चला रहे हैं, ये म्यूजिक है, और आप साथ में गेम भी चला रहे हैं या वीडियो चला रहे हैं, पीपीटी चला रहे हैं। तो आप पहले इसे चला रहे थे, आपने क्या हुआ, आप इसमें चले गए, अब ये यहाँ पे कुछ करने लगे, प्रोसेस बी में कुछ करने लगे, फिर प्रोसेस ए में कुछ करने लगे। तो एक तरीके से मल्टीटास्किंग के लिए होता है। क्या होता है? मल्टीटास्किंग के लिए। तो सीपीयू जो है आपस में इधर से उधर स्विच करता रहता है। ठीक है, पहले थोड़ी देर ए प्रोसेस करेगा, फिर बी प्रोसेस करेगा, फिर ए प्रोसेस करेगा। तो इसे कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। क्या कहते हैं इसे? कंटेक्स्ट स्विचिंग। और दोनों काम चलते रहते हैं, मल्टीटास्किंग होती रहती है। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? ठीक है, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये होता है कि ये सीपीयू बताता है कि कौन सा काम होना है, कौन सा काम कितनी देर होगा और कौन सा काम किस ऑर्डर में होगा। सीपीयू शेड्यूलिंग फिर से समझिए। ओएस में क्या होता है कि कौन सा काम, ओएस में ये सीपीयू शेड्यूलिंग जो होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सीपीयू को बताता है कि कौन सा काम कितने कौन से ऑर्डर में होना है, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन पहले होगा, कौन इसके बाद में होगा, कौन कितनी देर होगा। उसी को हम लोग कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बच जाता है। ठीक है, सीपीयू का सही से यूटिलाइजेशन होता है, सीपीयू सही से काम करता है, और जो आपका काम, जो पहला प्रोग्राम रन होना है, जो प्रायोरिटी पे होगा वो पहले रन होगा, जो लो प्रायोरिटी पे होगा वो लास्ट में रन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रोसेस टू रन ऑन द सीपीयू व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर रेडी। ठीक है, तो एक तरीके से कमांड देता है कि कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन सा प्रोसेस रुकेगा, और कौन सा प्रोसेस कितने टाइम चलेगा। ठीक है, एक तरीके से हमें बताता है कि, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऑर्डर बना देता है एक तरीके से, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। ठीक है, अब ये दो टाइप की होती है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है कि जब आपका कोई काम चल रहा हो, ए मान लीजिए ए काम चल रहा है, तो ए काम रोक के आप बी काम करने लगे, ए काम रोक के आप बी काम करने लगे। आपको मान लिया आप कुछ म्यूजिक सुन रहे थे, ठीक है, आपने म्यूजिक रोक दिया, आपको ध्यान आया नहीं पीपीटी बनानी है मुझे, तो आपने म्यूजिक रोक के पीपीटी बनाना शुरू हो गया। ठीक है, म्यूजिक रोक के आप जो है पीपीटी बनाना शुरू हो गए। तो इसने आपने आपने ओएस को ऑर्डर दिया, मतलब अपने कंप्यूटर को ऑर्डर दिया कि अब मुझे ये काम करना है, तो इसने एक काम रोक दिया, दूसरा काम करने लगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जहां पर एक काम रोक के दूसरा काम किया जा सकता है, जहां सीपीयू एक काम को रोक देगा और दूसरे प्रोसेस को चालू कर देगा, एक काम को फोर्सली रोक देगा और दूसरे काम को चालू कर देगा, उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब तक एक काम नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक दूसरे काम में मूव नहीं करेगा। मान लीजिए आप एक काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई डाउनलोडिंग चल रही है, मान लीजिए कोई डाउनलोडिंग चल रही है, और आपने कहा कि ये नहीं, ये वाला बी काम करके दो मुझे, नहीं, वो कहेगा पहले ए काम पूरा होगा, उसके बाद बी काम पे जाएंगे। तो उसे कहते हैं नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग, इसके कुछ टाइप होते हैं, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छा देखिए, प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग के टाइप कौन कौन से हैं? राउंड रॉबिन, एसटीआरएफ, प्रिएम्प्टिव प्रायोरिटी। और नॉन प्रिएम्प्टिव के शेड्यूलिंग कौन से हैं? एफसीएसएफ, नॉन प्रिएम्प्टिव, एसजे। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक एक करके थोड़े कुछ पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या है? जो पहले आएगा वो पहले होगा, जो उसके बाद में आएगा वो बाद में होगा, सीधी बात ही है। ठीक है, मान लीजिए कोई काम पहले आया, वो काम पहले हो जाएगा, और दूसरा जो काम आया उसे वेट करना होगा। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप टिकट काउंटर में हैं, लाइन लगाए हुए हैं, जो पहले आएगा उसे पहले टिकट मिल जाएगी, जो बाद में होगा बाद में टिकट मिलेगी। तो इसलिए जो पहले काम आया वो पहले होगा, और जो बाद में काम आया वो बाद में होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होगा कि जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी, जो काम जल्दी हो जाएगा, वो पहले खत्म करेंगे, जो बड़ा काम होगा उसे देर में खत्म करेंगे। मान लीजिए कोई दो फाइलें हैं, दो फाइल, एक फाइल 1 है, एक फाइल 2 है। ये 4 MB की है, ये 4 GB की, 6 GB की मान लीजिए, और 4 MB की है। तो ये फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, तो ये पहले डाउनलोड हो जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा।
ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो जो छोटा काम है वो पहले हो जाएगा, जिसमें कम टाइम लगना है, और जो बड़ा काम है उसे वेट करना पड़ेगा, बाद में करेंगे आराम से। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसमें क्या है, ये भी एक तरीके से इसी टाइप का है, ठीक है, ये भी इसी टाइप का है, जिसमें कम टाइम बचा हुआ है, जिसमें जो जल्दी खत्म हो जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट, जो जिसमें मान लीजिए कोई प्रोसेस 2 ही मिनट में खत्म हो जाएगा, तो वो पहले करेगा, और जो लंबा प्रोसेस लेगा, मतलब उसे 1 घंटा चाहिए, 2 घंटे चाहिए, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट काम जिसमें शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा वो पहले खत्म कर देंगे, और जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा वो बाद में देखेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, जो प्रायोरिटी जिसकी हाई है वो काम पहले होगा, और जिसकी प्रायोरिटी लो है वो काम बाद में होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या होता है, सीपीयू देखता है कि प्रायोरिटी हाई किसकी है, ये काम पहले होना है, तो वो काम पहले करेगा, जो बाकी का जो लो प्रायोरिटी वाला काम है, ये तो बाद में भी देख लेंगे, वो काम बाद में होगा। राउंड रॉबिन में क्या होता है, राउंड रॉबिन में क्या होता है कि हर काम को, मान लीजिए ए बी सी, इन सबको इक्वल टाइम दे दिया जाता है, इन्हें इक्वल टाइम स्लैश दे दिया जाता है, इन्हें मतलब 10 सेकंड से दे दिया, 10 सेकंड से दे दिया, 10 सेकंड से दे दिया, 10 सेकंड इसका काम होगा, 10 सेकंड इसका काम होगा, 10 सेकंड काम होगा, ठीक है। सारा सबका काम चल रहा है, लेकिन सबको टाइम बांट दिया गया, तुम्हारा काम इतनी देर होगा, तुम्हारा काम इतनी देर होगा, तुम्हारा काम इतनी देर होगा, ठीक है। तो सबको टाइम बांट दिया गया है, सबको टर्न दे दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। तो वो होता है राउंड रॉबिन। और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में क्या होता है कि क्यू बना दी जाती है, ठीक है, क्यू बन जाती है, और उनमें सारे प्रोसेस डाल दिए जाते हैं, और जैसी जैसी प्रायोरिटी आएगी, ठीक है, मतलब मान लीजिए प्रायोरिटी चेंज ऑन बिहेवियर, मान लीजिए किसी काम का प्रायोरिटी आ गई, तो वो काम पहले हो जाएगा, बाकी काम पीछे लगा रहेगा, ठीक है, एक तरीके से क्यू बन जाएगी, ठीक है। कोई मान लें कि इसकी प्रायोरिटी बढ़ गई, तो ये काम पहले हो जाएगा, बाकी पीछे खिसक जाएगा, तो ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू होता है। तो मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग बता दी, ठीक है। ये मैंने आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।